प्रिय मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान हुसैन है। मेरा घर बंदर नगरी चटगांव में है। मित्रों, मैं अपनी जीवन गाथा शुरू करने से पहले आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता दूं। हमारे परिवार में हैं मेरे पिता, माँ, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी दादी। चटगांव शहर से बहुत दूर एक गांव में हमारा परिवार एक संपन्न परिवार था। सुना है कि मेरे पिता चटगांव में कई ट्रैवल एजेंसियों के मालिक थे। वे लोगों को काम के लिए अलग अलग देशों में भेजते थे। इतना ही नहीं, पिता का गारमेंट्स का भी कारोबार था। वहां से बने कपड़े विदेशों में निर्यात करते थे और विदेश से अलग अलग सामान आयात भी करते थे। एक शब्द में कहूं तो मेरे पिता एक मशहूर व्यापारी थे। बचपन से हमारा परिवार सुखी था। मैंने कभी किसी तरह की तंगी या अभाव नहीं देखा। माँ बाप के स्नेह और प्यार में मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन जब मैं किशोरावस्था में पहुंचा तो मैंने हमारे परिवार में एक समस्या देखी। समस्या मेरी माँ को लेकर थी। मेरी माँ एक निम्न वर्गीय परिवार की बेटी थी। मेरे नाना बहुत गरीब थे, खेत खलिहान में मेहनत करते थे। लेकिन मेरी माँ असाधारण रूप से सुंदर थी। मेरी नज़र में अब तक भी ऐसा लगता है कि हमारे इलाके में मेरी माँ जैसी सुंदर और कोई नहीं थी। किशोर उम्र में मैंने महसूस किया कि मेरी माँ के भीतर एक अजीब सा दुख है। वो अक्सर रोया करती। पिता और माँ कभी कभी सैर सपाटे पर जाते थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि हमें कभी साथ नहीं ले जाते थे। सिर्फ पिता और माँ ही जाते। माँ बुर्का पहनती और पिता पंजाबी पहनकर माँ को लेकर 3-4 दिन, कभी एक हफ्ते के लिए घूमने चले जाते। मैं माँ से पूछता तो वो कहती कॉक्स बाजार गए थे। उस समय लगभग सब लोग परिवार समेत कॉक्स बाजार घूमने जाते थे। मुझे बहुत बुरा लगता कि पिता माँ हमेशा साथ साथ घूमने जाते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं ले जाते। मैंने पिता से कई बार कहा अम्मी को ले जाइए, लेकिन मुझे और भाई को भी साथ ले जाइए, लेकिन पिता ने कभी हमारी बात नहीं सुनी। खैर, इस विषय में मैंने पिता से और कोई शिकायत नहीं की। इसी तरह समय बीतता रहा। जब मैं 8-10 साल का था तब मैंने गौर किया, जब भी माँ पिता के साथ घूमने जाते समय माँ रोती, लौटते समय भी रोती और घर आकर भी उसी तरह रोती रहती। धीरे धीरे माँ पिता के साथ कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। जब पिता जबरदस्ती करते तो माँ इनकार कर देती। उस समय पिता माँ को मारते। शुरुआत में माँ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जाना बंद कर दिया। और जैसे ही माँ जाने से इनकार करती, पिता उन पर हाथ उठाते, बहुत बेरहमी से मारते। ये सब देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती। मैं सोचता, माँ जाना चाहें या न चाहें, ये तो उनका अपना निर्णय है, फिर पिता क्यों उन्हें मारते हैं। एक दिन घर के अंदर अब्बा बहुत बेरहमी से अम्मी को मार रहे थे। अम्मी की चीख हमारे कानों में आई। मैं और मेरा छोटा भाई उस समय ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैं दौड़कर जाकर दरवाज़ा पीटने लगा। कुछ देर बाद अब्बा दरवाज़ा खोले। अंदर जाकर मैंने जो दृश्य देखा वो भयावह था। मेरी माँ पूरी तरह नग्न अवस्था में बिस्तर पर बंधी हुई थी। माँ अपने पांवों से किसी कपड़े को खींचकर शरीर ढकने की कोशिश कर रही थी। अब्बा मुझे बुलाकर बोले, आ देख तेरी माँ कैसे लेटी है। मैं दौड़कर अलमारी से कपड़े लाकर माँ के शरीर पर डालने लगा, लेकिन अब्बा बार बार भी कपड़े खींचकर हटा दे रहे थे। अम्मी के गोरे शरीर के कई हिस्सों से उस समय खून बह रहा था। अब्बा के हाथ में एक बेल्ट था, उस पर भी खून लगा हुआ था। माँ पर इस तरह का अत्याचार मेरे लिए असहनीय था। गुस्से और दर्द में मैंने अपनी खिलौना बंदूक उठाई और अब्बा को मारने लगा। वो बंदूक लोहे की बनी थी, बिल्कुल असली जैसी लगती थी। कुछ चोटें अब्बा के शरीर पर लगी। तब अब्बा ने मुझे जोर से लात मारी। उस लात से मैं बेहोश हो गया। होश आने पर देखा कि मुझे सीएनजी से अस्पताल ले जाया जा रहा है। कई दिनों तक मेरे पेशाब के साथ खून आता रहा, यहाँ तक कि शौच करते समय भी खून निकलता था। लंबे समय तक मुझे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ठीक होकर घर लौटने के बाद मैंने माँ से कहा, अम्मा, अगर अब्बा तुम्हें ले जाना चाहें तो तुम मना मत करना। इतने सालों से जा रही हो, अब न जाकर क्या होगा, जाओ। लेकिन इसके बाद भी अब्बा माँ को जबरदस्ती ले जाते, अलग अलग जगह घूमने ले जाते। तब मेरे मन में सवाल उठने लगा, घूमने जाने से तो सबको खुशी मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों के माँ बाप जब घूमने जाते तो पूरा परिवार खुश होता, लेकिन मेरी माँ क्यों रोती? क्यों वो जाना नहीं चाहती थी? और क्यों अब्बा लगभग हर हफ्ते माँ को लेकर घूमने जाते? ये सवाल मुझे लगातार परेशान करते। मैं समझ नहीं पाता था कि इसके पीछे असल रहस्य क्या है। सच जानने के लिए मैंने माँ से पूछना शुरू किया कि अब्बा उन्हें कहाँ ले जाते हैं। लेकिन मैं उस समय छोटा था
अपने दम पर उनका पीछा करना या पता लगाना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरी दादी उस समय बहुत बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी रहती। मैं बार बार दादी से पूछता, दादी अब्बा हर हफ्ते अम्मा को कहाँ ले जाते हैं? क्यों अम्मा जाते समय रोती हैं? और घूमकर आने के बाद भी कई दिनों तक क्यों रोती रहती हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाती? असल वजह क्या है? हमारे घर में उस समय एक और शख्स थी, मेरी पूपी, यानी अब्बा की दूर की बहन। उनके पति के गुजर जाने के बाद वो हमारे घर में ही रहने लगी थी। अम्मा हमेशा रोते रोते उनसे बातें करती, अपना दुख सुख बांटती। एक दिन मैंने पूपी से कहा, पूपी तुम नाराज मत होना, मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर हो सके तो मुझे सच्चाई बताना, झूठ मत बोलना। पूपी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, तू जो पूछना चाहता है पूछ, मैं सच बताऊंगी। मैंने कहा, पूपी मेरी माँ अब्बा के साथ घूमने जाने से पहले इतना रोती क्यों है? और क्यों अब्बा हर हफ्ते माँ को ले जाते हैं? इसका असली कारण क्या है? पूपी कुछ देर मेरी ओर देखकर बोली, थोड़ा बड़ा हो जा, जब तेरे शरीर में थोड़ा बल आएगा, अक्ल आएगी, कुछ कमाने लगेगा, तब तो अपनी माँ को तेरे अब्बा से छुड़ाकर ले जाएगा, क्योंकि तेरा अब्बा इंसान नहीं, वो इंसान के रूप में एक दरिंदा है। मैं हैरान होकर बोला, पूपी इंसान के रूप में दरिंदा मतलब? अब्बा तो हमें पैसे देते हैं, मेरे छोटे भाई को पढ़ाते हैं, मुझे भी पढ़ाते हैं, अम्मा के लिए सब सामान लाकर देते हैं। हमारे परिवार से अब्बा का बहुत लगाव है, प्यार है, तो फिर तुम अब्बा को दरिंदा क्यों कह रही हो? अब्बा ने क्या किया है? पूपी ने कहा, सिर्फ पैसे देने से कोई इंसान नहीं बन जाता। तेरे अब्बा के अंदर इंसानियत नहीं है, वो सचमुच इंसान के रूप में दरिंदा है। तेरा अब्बा तेरी माँ को अलग अलग जगह ले जाकर दूसरों के हाथों बेच देता है। उन्होंने और कहा, देख तूने इतना जिद करके पूछा है, इसलिए ना बताकर रह नहीं पाई, लेकिन ये बात किसी से कभी मत कहना। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पूपी ने कहा, तेरा अब्बा माँ को घूमने ले जाने के बहाने कॉक्स बाजार ले जाता है। वहाँ उसके बिजनेस के सिलसिले में विदेशी लोग आते हैं, खासकर गारमेंट्स के खरीदार। तेरा अब्बा माँ को उनके हवाले कर देता है 2-3 रातों के लिए। मैं तब छोटा था, लेकिन इतना समझ सकता था कि विदेशी लोगों के हाथों माँ को सौंपना कोई अच्छी बात नहीं, ये बहुत बुरी और घृणित बात थी। मैंने पूपी से पूछा, पूपी वे विदेशी लोग मेरी माँ के साथ क्या करते हैं? पूपी मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। धीरे धीरे मैं समझने लगा कि वास्तव में मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। मेरे अब्बा अपने कारोबार के फायदे के लिए माँ को विदेशी खरीदारों के हवाले कर देते थे। लगभग हर हफ्ते यही सिलसिला चलता। आखिरकार मैंने सब कुछ समझना शुरू किया। फिर एक दिन जब अब्बा माँ को लेकर फिर कहीं जा रहे थे, तो मैं भी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तब अब्बा कह रहे थे, देखो तुम्हारा तो स्कूल है, पढ़ाई करो, मैं तुम्हें अम्मी के साथ घुमा कर ले आऊंगा। मैंने अब्बा से कहा, नहीं, अगर जाना है तो मैं भी माँ के साथ जाऊंगा, मैं माँ के साथ ही जाऊंगा। मैं अब्बा से जोर देने लगा कि मुझे भी साथ ले चलें, लेकिन अब्बा राजी नहीं हुए। आखिरकार अब्बा मुझे घर पर छोड़कर अम्मी को लेकर चले गए। मेरी जिज्ञासा थी जानने की अब्बा अम्मी को कहाँ ले गए। घर से निकलकर मैं स्टैंड पर पहुंचा। वहां कई ड्राइवर मेरे जानने वाले थे। मैं एक ड्राइवर के पास जाकर बोला, काका फला जगह चलोगे? असल में मेरा मकसद था देखना कि अम्मी को कहाँ ले गए। रास्ते में टेम्पो से उनका पीछा नहीं कर सका, लेकिन हम शहर के करीब पहुंच गए। ड्राइवर ने पूछा, तू कहाँ जाएगा? मैंने कहा, मैं जरा जाकर वापस आ जाऊंगा, आप किसी से मत कहना। इस तरह ड्राइवर को समझाकर भेज दिया। इसके बाद मैंने अब्बा अम्मी को ढूंढना शुरू किया। पता चला कि वे प्राइवेट कार में कहीं चले गए हैं। मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। वो जगह थी ऑक्सीजन, चटगांव का इलाका। वहीं पर मैंने अपने अब्बा अम्मी को गुम कर दिया। वे फिर मिले ही नहीं। उस इलाके से बाहर मैं इधर उधर भटकता रहा। शाम होने लगी। मेरे बदन पर तब भी महंगे कपड़े थे। इसी बीच एक आदमी मेरे पास आया और पूछने लगा, अरे लड़के, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, मेरा घर फला जगह है। मैं अपने अब्बा अम्मी को ढूंढने आया था, पर मिले नहीं। उस आदमी ने कहा, रात हो गई है, तेरे अब्बा अम्मी मिले क्या? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, तो चल मेरे साथ। मैं उस इलाके का नया था, कुछ नहीं जानता था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे ऑक्सीजन के एक होटल में ले गया। होटल में बैठाकर उसने कुछ लोगों को बुलाया और बोला, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो? ये अपने माँ बाप को खो चुका है, ढूंढ रहा है। मैं डर के मारे अपना सही पता नहीं बताया, क्योंकि मन में डर था
अगर मुझे घर पहुंचा दिया गया और अब्बा अम्मी को पता चल गया तो वे मुझे मारेंगे। रात बढ़ती गई। होटल में मुझे खाने को दिया गया। खाने के बाद होटल मालिक सोचने लगा कि मुझे कहाँ रखे। आखिर उसने कहा, तू बाहर चला जा। मैं बोला, बाहर कहाँ जाऊं? तब होटल का एक लड़का जो वहां काम करता था बोला, मामू मेरे साथ रह ले, मैं तुझे रख सकता हूं, लेकिन चोरी करके भागेगा तो नहीं। मैंने वादा किया, नहीं भागूंगा नहीं। करीब 2-3 महीने तक मैं होटल में काम करता रहा। एक दिन मालिक एक विदेशी आदमी को लेकर आए। वो लंबा, गोरा और बहुत सुंदर था। मालिक ने उससे कहा, ये लड़का माँ बाप से बिछुड़ गया है, अकेला यहाँ काम कर रहा है, आप चाहें तो इसे ले जाइए। विदेशी आदमी थोड़ी बहुत हिंदी बंगला समझता था, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाता था। मालिक ने मुझसे कहा, अदनान आज से तुम इनके घर काम करोगे, ये तुम्हें बहुत पैसे देंगे। मैं हैरान हुआ, इनके घर नौकरी करूंगा? मालिक बोला, हाँ इनके घर काम करना, महीने में बहुत पैसे देंगे। फिर मैंने अपने कपड़े और बिस्तर बालिश बांधकर उस विदेशी के घर चला गया। बहुत बड़ा घर था, वहां मुझे खाना दिया गया, एक अलग कमरा भी मिला। मैं उसी कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो वही विदेशी मालिक खड़े थे। उन्होंने इशारे से कहा, मेरे पैरों में दर्द है, जरा मालिश कर दो। मैं तो उन्हें अब्बा की तरह मानता था। सीधे साधे मन से उनके पास गया और पैर दबाने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने मेरी ओर बुरी नजर से देखना शुरू किया और फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। मैं सन्न रह गया, अंदर से टूटकर बिखर गया। अपने कमरे में लौटकर मैं बहुत रोया। ऐसा लगा जैसे अब्बा ने माँ की जिंदगी बर्बाद की थी, वैसे ही इस आदमी ने भी मुझे नौकरी के बहाने बुलाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत रोने के बाद सुबह मैंने तय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैंने अपना सामान बांध लिया। मैंने सोचा था कि वापस होटल चला जाऊंगा या किसी और परिचित होटल में काम खोज लूंगा, क्योंकि वो आदमी इतना बुरा था कि उसके घर रहना मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। लेकिन तब उसने मुझे जाने से मना कर दिया। उसने समझाया और एक साथ बहुत सारा पैसा मेरे हाथ में रख दिया। उस पैसे के लालच में मैं फिर ठहर गया। उसने वादा किया कि अब कभी मेरे साथ कोई बुरी हरकत नहीं करेगा। सचमुच उसके बाद से उसने फिर कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं लगभग 2-3 महीने उसके साथ रहा। उस दौरान उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ना बुरी नजर से देखा, ना ही बुरी बात की। धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा, तू मेरे साथ विदेश चलेगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। मैं चकित रह गया। विदेश जाने के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन किसी तरह उसने मेरे सारे कागजात का इंतजाम कर लिया। मुझे बस इतना मालूम हुआ कि मुझे विदेश ले जाया जाएगा। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, बहुत सारा पैसा कमाना है। विदेश जाकर पैसे कमाऊंगा, फिर लौटकर माँ को बाप की यातना से मुक्त करूंगा। बचपन से यही सपना मैंने अपने दिल में संजो रखा था। आखिरकार वो मुझे लेकर विदेश चला गया। तब मुझे पता चला ये अमेरिका है। अमेरिका के एक शहर में उसके घर मुझे रखा गया। वहां भी मैं पहले की तरह काम करता था। बीच बीच में एक औरत आती थी। बाद में समझा कि वो उसकी पत्नी है और उनका एक बच्चा भी है, लेकिन वे अलग रहते थे, केवल कभी कभी आते जाते थे। अजीब बात यह थी कि विदेश आने के बाद उसने कभी भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। बहुत अच्छे से रहता, सम्मान देता। इसी तरह 3-4 महीने गुजर गए, लेकिन मेरे दिल में तब भी एक ही पीड़ा थी। मैं अपने देश लौटना चाहता था। माँ की याद में रोता, छोटे भाई की याद आती। वो बार बार मुझे समझाता, मत जा, यहीं रह, यहाँ तेरी जिंदगी अच्छी होगी। कुछ समय बाद उसने मुझे एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई में ढल गया। वहाँ बहुत से बंगाली परिवार भी थे। तब मैंने समझा यही दुनिया का सबसे अच्छा देश है, अमेरिका। बहुत दिनों तक ऐसे ही रहते रहते उसने मुझे अपना बेटा कहकर सबको परिचित कराया। मैं उस घर में रहता, स्कूल जाता और लौटता। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उम्र बढ़ने के साथ सबको समझने भी लगा। लगभग 20 साल की उम्र में कभी कभी देश जाने की तीव्र इच्छा होती। माँ की याद आती, लेकिन किसी का फोन नंबर नहीं था, पता भी भूल गया था। सिर्फ गांव का नाम हल्का सा याद था। उधर जैसे मैं पिता कहकर पुकारता था, वो भी तब का काफी बूढ़ा हो गया था। वो मेरे साथ ही रहता था।
उसकी असली पत्नी और बच्चे अलग रहते, कभी कभी आते और मुझसे अपनेपन से मिलते। उसकी पत्नी मुझे बहुत स्नेह देती, बच्चे भी मुझे भाई की तरह मानते। ऐसे ही अमेरिका में रहते रहते मेरी उम्र लगभग 24-25 साल हो गई। पढ़ाई पूरी कर ग्रेजुएशन किया, फिर नौकरी भी मिल गई। नौकरी के बाद उसने मुझे शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने कभी किसी के लिए प्यार या आकर्षण महसूस नहीं किया, इसलिए शादी का कोई इरादा नहीं था। एक बार नौकरी से 3 महीने की छुट्टी मिली, तब उसने कहा कि अगर चाहूं तो किसी भी देश घूमने जा सकता हूं। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बांग्लादेश जाऊंगा, अपना गांव खोज निकालूंगा। सारी व्यवस्था कर चटगांव पहुंचा और एक होटल में ठहरा। जितना याद था उस पते के आधार पर खोजने की कोशिश की, लेकिन गांव का पता कुछ भी नहीं मिला। बहुत लोगों से पूछा, पिता का नाम बताया, छोटे भाई और दादी का जिक्र किया, लेकिन कुछ काम ना आया, पता नहीं मिल सका। तब मैंने चटगांव शहर में ही रहना शुरू किया, कभी कभी घूमने जाता। फिर तय किया कि कॉक्स बाजार जाऊंगा। उस समय मेरी उम्र लगभग 28-29 साल थी। कॉक्स बाजार पहुंचकर समुद्र तट पर घूमना शुरू किया। इससे पहले अमेरिका में बहुत सुंदर समुद्र तट देखे थे, बहुत मजा किया था। फिर भी कॉक्स बाजार मुझे बेहद अच्छा लगा। अजीब तरह से ये जगह मुझे अपनी ओर खींचने लगी, दिल भर गया। मैं तब कॉक्स बाजार के किनारे घूम रहा था। ऐसे ही घूमते फिरते शहर के मशहूर एक होटल में कमरा लिया। होटल बहुत अच्छा था, नाम न भी बताऊं तो बहुत लोग पहचान लेंगे। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ मेरी शक्ल, सूरत और चाल ढाल बिल्कुल विदेशियों जैसी हो गई है। होटल का एक नौकर मुझसे बात करने लगा। मैं थोड़ी बहुत बांग्ला जानता था, इसलिए उसी से बांग्ला में बात की। मैंने उसे बताया कि मैं अमेरिका का नागरिक हूं। तब वह मुस्कुराकर मुझे एक ऑफर दिया। अमेरिका में रहते रहते मैं कभी कभी हार्ड ड्रिंक्स पीता था। जब मैंने उसे यह बताया तो उसने बहुत आसानी से मेरे लिए हार्ड ड्रिंक्स का इंतजाम कर दिया। मैंने थोड़ा पिया, फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, प्रोस्टिट्यूट चाहिए? आपके लिए लड़की ला सकता हूं। मैं ठिठक गया। अचानक माँ की याद आ गई। मेरे पिता भी तो माँ को इसी तरह लाकर दूसरों के हाथ बेचते थे। वह भयावह स्मृति अचानक सामने आ खड़ी हुई। लगा इन लड़कियों की जिंदगी कैसी होगी, कितने दुख में वे जीती होंगी। तब मैंने उस लड़के से कहा, ठीक है, एक को लेकर आओ। लेकिन मेरे मन में कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं बस देखना चाहता था वे कैसी जिंदगी जीती हैं। कुछ देर बाद लड़का एक लड़की को लेकर आया। नाम बताया रुमाना। उम्र बहुत कम थी, लग रहा था 12-13 साल से ज्यादा नहीं। छोटी सी सुंदर मासूम चेहरा। उसे देखते ही मेरा दिल दहल उठा। मैंने उसे पास बैठाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, रुमाना। मैंने फिर पूछा, तुम यह काम क्यों करती हो? तब उसने आंसू भरी आवाज में बताया, उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन वो बच्चा मर गया। इसके बाद उसका पति उसे इस धंधे में ले आया। अगर वो मना करती तो मारपीट करता। उसका पति बहुत प्रभावशाली और पैसे वाला आदमी था। अगर वो भागने की कोशिश करती तो उसे जान से मार डालता। मैं स्तब्ध रह गया। इतनी छोटी उम्र की एक लड़की और इतना दुख झेल रही है। उसे देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उससे कहा, यह धंधा छोड़ दो, अपने परिवार से कहो कि वे तुम्हारी कहीं और शादी कर दें। लेकिन उसने कहा, नहीं भैया, मेरा पति मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ दूं तो वो मुझे मार डालेगा। उसकी रोती ही आवाज ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। सुबह मैं समुद्र किनारे टहलने जाता हूँ, चाहो तो मेरे साथ चलना। उसने हामी भर दी। उस रात वो मेरे ही कमरे में रही। मैं बिस्तर पर सोया और वो सोफे पर। सुबह मैंने उसे जगाया और हम दोनों समुद्र किनारे घूमने निकल पड़े। पूरा सुबह हमने साथ गुजारी। उसके साथ समय बिताकर मुझे लगा कि यह पहली बार है जब मैं किसी इंसान के साथ सच्ची शांति और अच्छा लगाव महसूस कर रहा हूँ। अब तक मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं था, कोई सच्चा प्यार नहीं था, लेकिन रुमाना से बातें करके, समय गुजारकर मेरे भीतर एक नया एहसास जन्म लेने लगा, एक अजीब मगर सच्चा अपनापन। आखिरकार मुझे एक इंसान मिला, चाहे वो वेश्या हो या समाज की नज़र में बुरी औरत, लेकिन उसके साथ मेरा जो दिल का मेल हुआ वो सचमुच अनोखा था। हमें साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। हम घूमे फिरे, बातें की और पूरा दिन यूं ही निकल गया। दोपहर में मैंने उससे कहा, अब तुम जाओ, शाम को फिर आना। वो चली गई और मैंने उसे अच्छा खासा पैसा भी दिया। शाम को लौटकर हम फिर घूमे, बातें की। फिर उसने रात में भी रुकने की इच्छा जताई। मैंने कहा, रुको। उस रात हम खूब बातें करते रहे, बांग्लादेश की कई बातों पर चर्चा की। एक समय वो मेरे पांव दबाने लगी। मैं नहीं चाहता था, फिर भी उसने किया। इस तरह लगभग 15 दिन में कॉक्स बाजार में रहा
और पूरे 15 दिन वो मेरे साथ रही। हैरत की बात ये रही कि हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। शायद लोग यकीन ना करें, कुछ लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन ये सच है कि हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं हुआ। इसके बावजूद हमने बहुत घुमा, बहुत बातें की और दिल का रिश्ता गहरा होता गया। 15 दिन बाद मैंने तय किया कि अब अमेरिका लौटना है। तब रुमाना फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैं इतने सालों से इस धंधे में हूँ। हर ग्राहक मुझे सिर्फ मेरे शरीर के बदले चाहता है। जितना अच्छा शारीरिक सुख मिलता है उतना पैसा देता है, लेकिन तुम अकेले इंसान हो जिसने बिना शारीरिक संबंध बनाए मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना अपनापन दिया। उसकी रोती हुई हालत देखकर मैं भी टूट गया। उसे समझाया, मत रो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार मैं अमेरिका लौट गया। उस समय मेरे अब्बू विदेश में थे। लौटकर उन्होंने मुझ पर शादी का दबाव डाला। मेरी अमेरिकी माँ और भाई बहन भी शादी के लिए जोर देने लगे। अंत में मैं मान गया और मेरी शादी एक अमेरिकी लड़की से करा दी गई। लेकिन शादी के बाद समझ आया कि चाहे मैं जितना भी कहूँ कि मैं अमेरिकी हूँ, सच में मैं एक बांग्लादेशी हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ और बांग्लादेशी संस्कृति ही मेरे भीतर गहरी है। इसलिए उस अमेरिकी लड़की के साथ मेरा मेल नहीं बैठ रहा था। उसका व्यवहार, उसका जीवन सब मुझसे अलग था। वो हर रात शराब पीती थी। मैं भी कभी कभी हार्ड ड्रिंक करता था, मगर इतना नहीं। वो इसके बिना रह ही नहीं सकती थी। पागलों की तरह पीती थी और पीने के बाद कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठा देती थी। ये सब मुझे बहुत दुख देता, मगर तब भी सह लेता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड तो है ही, साथ ही रनिंग बॉयफ्रेंड भी है। जब चाहे वे हमारे घर आते या वो उनके घर जाती, रात बिताती। उसकी संस्कृति में ये सामान्य था, यहाँ तक कि मेरे अब्बू की नज़र में भी ये गलत नहीं था। अमेरिकी संस्कृति में ये कोई अपराध नहीं है, मगर मेरे लिए ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ रात गुजारे। मैंने 1 साल कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन आखिर में समझ गया कि ये संभव नहीं। मैंने सीधे उसे कहा, मैं अब जारी नहीं रख सकता, हमें अलग हो जाना चाहिए, और हम अलग हो गए। अगले साल मेरी फिर से छुट्टी आई। तब तक रोमाना से मेरी बातें जारी रहीं। चूंकि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं भीतर से बुरी तरह टूट चुका था। इसलिए मैंने तय किया कि फिर से बांग्लादेश जाऊंगा। हालांकि अब्बू ने इस बात को अच्छा नहीं माना, फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा, आप चिंता मत करें। बांग्लादेश पहुंचते ही मैं सीधे कॉक्स बाजार गया। उसी होटल में रुका जहां से पहली बार रोमाना को लाया था। फोन पर रोमाना ने कहा था कि उसने दुकान खोल ली है, कारोबार कर रही है। लेकिन जाकर देखा, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उससे पूछा, मैंने तो तुम्हें बहुत पैसे दिए थे कारोबार करने के लिए, तुमने कारोबार क्यों नहीं किया? उसने एक जगह दिखाकर कहा, वहां पहले उसकी दुकान थी, लेकिन बाद में दुकानें तोड़कर वहां बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सिर्फ उसकी ही नहीं, और भी कई दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गईं। अब वो किसी और के दुकान में नौकरी कर रही है, और उसने मेरा पैसा बर्बाद नहीं किया, ज्यादातर अब भी उसके पास है। खैर, इस बार मैं लगभग 1 महीने तक कॉक्स बाजार में रहा। उस समय मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं लगभग हर रात मेरा रोमाना के साथ संबंध बनने लगा। हालांकि मैंने उससे औपचारिक रूप से शादी नहीं की थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके प्रति गहरा लगाव पैदा हो गया। इसी लगाव के कारण रोमाना ने मुझसे शादी की बात की और मैंने भी उससे शादी की बात की। हालांकि कोई काबिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं अमेरिकी नागरिक था। बांग्लादेश में मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, न राष्ट्रीय पहचान पत्र, न जन्म पंजीकरण। इन सब के बिना विधिवत शादी संभव नहीं थी। एम्बेसी की मदद भी लगती। इसलिए इतनी झंझट में न पड़कर मैंने एक हजरत को बुलाकर उसे कलमा पढ़वाया और शादी कर ली। शादी के बाद हम कॉक्स बाजार में 1 महीने तक साथ रहे। फिर मेरा अमेरिका का ऑफिस शुरू हो गया, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। जाते समय रोमाना ने कहा, अदनान, तुम मुझे साथ ले जाओ, मैं अब इस देश में नहीं रहूंगी। इसके बाद उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया। मैंने भी उसे वादा किया, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा हूं, सब ठीक करके तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। तब मैंने चटगांव के एक VIP इलाके में घर किराए पर लिया और उसे वहां रखकर अमेरिका लौट गया। लेकिन लौटते ही रोमाना रोज फोन पर पूछने लगी, मेरे वीजा का क्या हुआ, एम्बेसी इंटरव्यू कब होगा, मैं कब जाऊंगी। वो बार बार दबाव डालती और मैं हमेशा कहता, चिंता मत करो, बहुत जल्द हो जाएगा। इसी बीच एक दिन उसने अचानक फोन करके कहा वो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सोचा ठीक है, इसमें बुरा क्या है। मैं फिर से बांग्लादेश चला आया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे समय उसके पास रहा। आखिरकार हमारा एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया आरिफुल इस्लाम। नाम रोमाना की पसंद था। बच्चा होने के बाद मैंने सोचा अब तो उसे जरूर अमेरिका ले जाना चाहिए,
लेकिन नौकरी के कारण मुझे फिर लौटना पड़ा। अमेरिका पहुंचकर अचानक मेरे भीतर एक अजीब डर पैदा हुआ। सोचने लगा, अगर रोमाना अमेरिका आई तो शायद यहाँ की संस्कृति को अपनाना शुरू कर देगी, कहीं वो मेरी पहली पत्नी की तरह ना बन जाए। हालांकि ये मैंने किसी बुरी नीयत से नहीं सोचा, बल्कि प्यार के कारण ही डर था। मैं उसे सच में बहुत चाहता था। फिर भी मैंने उसे न लाने का बहाना ढूंढ लिया। मन ही मन लगा, अगर रोमाना अमेरिका आई तो शायद बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए सोचा, अगर बच्चा भी बांग्लादेश में ही बड़ा होगा तो वो अच्छा रहेगा। इसी वजह से मैं उसे अमेरिका नहीं लाना चाहता था। लगभग 6 महीने बीत गए। इस दौरान रोमाना बहुत गुस्सैल हो गई। बार बार कहती, तुमने तो कहा था अमेरिका ले जाओगे, अब क्यों नहीं ले जा रहे हो? तुम मुझे बहका रहे हो, मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मुझे माँ बनाया तो क्यों? मैं उसे समझाने की कोशिश करता, देखो अमेरिका की संस्कृति अच्छी नहीं है। मैं तो किसी बांग्लादेशी इलाके में भी नहीं रहता। मेरे चारों तरफ सिर्फ अमेरिकन हैं। वहाँ जाकर तुम बदल जाओगी, वे तुम्हें अच्छा जीवन जीने नहीं देंगे। लेकिन उसकी जिद एक ही थी, नहीं, मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अमेरिका में ही रहूंगी। वो इतनी जिद्दी हो गई कि मेरे भीतर शक पैदा होने लगा। मैंने सोचा, रोमाना इतनी मजबूरी से अमेरिका क्यों जाना चाहती है? जरूर इसके पीछे कोई स्वार्थ है। शायद वहां जाकर मुझे छोड़ देगी। वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए आसानी से किसी के ध्यान में आ जाएगी। शायद एक दिन मुझे छोड़कर किसी और की हो जाएगी। इसी डर से मैं उसे अमेरिका नहीं ला रहा था। उधर हमारा बेटा आरिफ अब लगभग 1 साल का हो गया था। रोमाना अब बहुत झगड़े करने लगी थी। आखिरकार मैं फिर बांग्लादेश आया। आते ही रोमाना ने साफ कह दिया, तुम मुझे अमेरिका ले जाओ, नहीं तो तलाक दे दो, मैं और ये शादी नहीं निभाऊंगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, तुम्हारी अमेरिका में बीवी है, इसलिए मुझे नहीं ले जा रहे, मुझे यहाँ छोड़कर तुम वहाँ घर बसा रहे हो। मैं बार बार समझाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं डरता हूँ कि तुम वहाँ जाकर बदल जाओगी। अमेरिका में लोग अच्छे नहीं हैं, संस्कृति बुरी है। लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन उसने सीधे पूछा, तुम असल में क्या चाहते हो? अमेरिका क्यों नहीं ले जा रहे? मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? आखिरकार मैं गुस्से में बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं अपने बेटे आरिफ को लेकर चला जाऊंगा। तब उसने कहा, ठीक है, तुम अपने बेटे को ले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। यानी बेटे को देने के लिए तैयार थी, लेकिन खुद अमेरिका आने के लिए नहीं। यही मैंने पूरी तरह समझ लिया कि वो क्यों नहीं जाना चाहती। असल में उसने बांग्लादेश में कई कारोबार शुरू कर दिए थे, अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों में साझेदारी की थी, अच्छा खासा कमा रही थी। मेरे घर का किराया भी वही ले रही थी। धीरे धीरे वह मुझसे दूर होती गई और अब परिवार चलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। तब मैंने उससे कहा, देखो, मैंने अपनी पहली पत्नी को भी इसी वजह से छोड़ दिया था। वो अच्छी थी, मुझे समझती थी, मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन दूसरे मर्दों से रिश्ते रखती थी। इस दर्द की वजह से मैंने उसे छोड़ा। तुम्हें भी उसी वजह से कभी छोड़ दिया था। मेरी माँ ने भी जिंदगी में यही दुख सहा है। आज मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे वही दुख दो। तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। आखिरी बार मैंने उससे अनुरोध किया, लेकिन तब भी उसने मुझे ठुकरा दिया। बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात थी, मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। लेकिन छोड़ने की बात वही बार बार उठाने लगी। तब मुझे लगा, ऐसी स्थिति में साथ रहकर जीवन चलाना संभव नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तो जो मकान मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया है उसे मेरे नाम कर दो या हमारे बच्चे के नाम कर दो, नहीं तो मैं बेच दूंगा। मैंने बेचने के लिए लोगों की तलाश शुरू की, बहुत खरीदार भी मिल गए, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं कहा, ना हामी भरी ना इनकार किया। बस वही बात बार बार दोहराती रही। एक तरफ मैं मकान बेचने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका में मेरी नौकरी पर भी असर होने लगा। मैं काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था, कंपनी का भी नुकसान हो रहा था। बार बार बांग्लादेश आने जाने की वजह से कई बार मुझे इस्तीफा देने को कहा गया। मैं फिर अपनी मर्जी से ज्वाइन करता, लेकिन कंपनी अब मुझे पहले जैसा महत्व नहीं देती थी। इसी वजह से मैं फिर अमेरिका लौट गया। उस समय से मैं उससे फ़ोन पर लगातार बात करता था। अलग अलग खरीदार मकान देखने आते, कागजात देखने मांगते, लेकिन रोमाना किसी को कुछ नहीं दिखाती थी। जो भी खरीदने आते उनसे कोई बात नहीं करती, बल्कि उल्टा लौटा देती। धीरे धीरे उसका बर्ताव भी मेरे प्रति बहुत बुरा होने लगा, इतना बुरा कि मैं सहन नहीं कर पाता था। एक समय मैंने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा,
तुम मुझे मेरा बेटा दे दो, नहीं तो मैं खुद ले जाऊंगा। मेरा लक्ष्य है बेटे को लेकर अमेरिका लौटना और ये मकान बेच देना। इसी बात पर हमारी बातचीत चल रही थी। समय था 2018 की शुरुआत। उसी समय मेरी आंखों में समस्या थी। फरवरी में इलाज चल रहा था और मैं सोच रहा था मार्च अप्रैल में बांग्लादेश जाकर सब बेचकर लौट आऊंगा। लेकिन जो बीवी इतने दिनों से अमेरिका जाने के लिए पागल हो रही थी, अचानक उसने कहा, अब जाकर क्या होगा, अब क्यों जाएंगे? मैं हैरान होकर बोला, इतने दिन तुमने मुझसे कितना झगड़ा किया, दबाव डाला, बुरा बर्ताव किया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अमेरिका नहीं ले जा रहा, और अब जब सब ठीक हो गया तो तुम जाना नहीं चाह रही हो? तब उसने कहा, नहीं, अब मैं बाबू को यहाँ स्कूल में डालूंगी, पढ़ाऊंगी, अब जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रही हो, क्यों नहीं जाओगी, तुम्हें तो जरूर आना होगा। लेकिन उसने जिद पकड़ ली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। 3 महीने बाद मैं फिर बांग्लादेश आया। आकर बोला, बेबी, मैंने बाबू का पासपोर्ट ठीक करवा लिया है, सब तैयार है, इस बार तुम दोनों को ले जाऊंगा। लेकिन तब भी उसने साफ कह दिया कि वो नहीं जाएगी। बोली, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं अपने बेटे को यहीं पढ़ाऊंगी, यहीं रखूंगी। जो बातें मैं पहले कहता था कि अमेरिका जाने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, अब वही बातें वो उल्टा मुझे कहने लगी। बोली, मैं अपने बेटे को अमेरिका नहीं ले जाऊंगी, वहाँ के लोग अच्छे नहीं, संस्कृति अच्छी नहीं, वहाँ बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, जब वो राजी नहीं थी, मैंने कहा, फाइन, तो बांग्लादेश में ही रहो। फिर मैं फिर अमेरिका लौट गया। लेकिन अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो रोज घंटों घंटों फोन पर बात करती, प्यार जताती, दिलचस्पी दिखाती। अब धीरे धीरे सब कम होने लगा। मुझसे कोई खास रिश्ता ही नहीं रखा। क्यों ऐसा कर रही थी, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने सोचा, परिवार को बनाए रखना होगा। मैंने अपनी सारी कमाई बार बार बांग्लादेश भेजी। यहाँ तक कि रिश्ते ठीक रखने के लिए मैंने बांग्लादेशी पासपोर्ट भी बनवा लिया। लेकिन एक समय मुझे शक हुआ। तब मैंने घर के दरबान से छुपकर बात की, उसे कुछ पैसे दिए और घर में सीसी कैमरा लगवाया, जिसे मैं मोबाइल से नियंत्रित करता था। मेरी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं थी। फिर कैमरे में देखा, नियमित रूप से अलग अलग लोग घर में आ रहे हैं, अमीर व्यापारी, उद्योगपति, और वो उनके साथ बाहर जा रही है। दरबान ने भी मान लिया कि ये सच है। तब समझ में आया कि वो फिर उसी पुराने धंधे में लौट गई है, जिस वजह से मैंने कभी उसे छोड़ दिया था। अब फिर वही गलती कर रही है। इससे मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने उससे कहा, मेरे साथ चलो अमेरिका, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जितना भी कहता, जितना दबाव डालता, वो मानती ही नहीं। लेकिन 1.5 महीने बाद अचानक एक दिन रात को, अमेरिका का समय लगभग रात को 11 बजे, बांग्लादेश का सुबह 11 बजे होगा, उसने मुझे फोन किया। फोन उठाते ही वो जोर जोर से रोने लगी। मैं हैरान होकर पूछने लगा, क्या हुआ? वो रोते रोते बोली, हमारा बेबी मर गया। मैं सन्न रह गया। बोला, क्या कह रही हो, बेबी मर गया? रात में अचानक फोन करके ये खबर दे रही हो? मैंने पूछा, कब मरा? वो बोली, कल रात। मैं हक्का बक्का रह गया। कल रात मरा और आज बता रही हो, कारण क्या है, पहले क्यों नहीं बताया? वो बस बोली, मिट्टी में दे देंगे, तुम चाहो तो वीडियो कॉल पर देख सकते हो। यह सुनकर मैं अंदर से टूट गया। एक पिता के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है? मैं मान ही नहीं पा रहा था। मैं बोला, कल रात मरा और आज मुझे फोन करके बता रही हो, अब कह रही हो दफन कर देंगे। मैंने तुरंत लाइन काटकर वीडियो कॉल किया, ईमू से कॉल किया। उसने मुझे दिखाया मेरा बच्चा सफेद कपड़े में लिपटा खड़ा है। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। फूट फूट कर रोने लगा। बार बार सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, अचानक कैसे मर गया। मैं बोला, मेरे बच्चे को दफन मत करो, उसे अस्पताल ले जाओ, अस्पताल में रखो, मैं टिकट देख रहा हूं, आज ही चला आऊंगा। लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी, बस कहा, नहीं, ज्यादा देर ऊपर रखोगे तो आत्मा को तकलीफ होगी, हजरत लोग बोले हैं जल्दी दफन करना होगा। मैं बोला, मैं बाप हूं, मैं अपने बेटे को एक बार भी नहीं देखूंगा, ये कैसे हो सकता है, दफन मत करो। मैं रो रहा था, एक तरफ टिकट की तैयारी कर रहा था, जरूरत पड़े तो प्राइवेट जहाज से भी आने को तैयार था। लेकिन मेरी सारी विनती ठुकरा कर उसने बच्चे को दफन कर दिया। अगले दिन मैं फ्लाइट से बांग्लादेश पहुंचा। आया तो देखा बिल्डिंग में ताला पड़ा है, गेट पर दरबान था। मैंने पूछा, ताला क्यों है? वो बोला, मैडम गांव चली गई हैं,
उसके गांव का घर कहाँ है मैं ठीक से नहीं जानता था। फोन किया लेकिन बंद। बहुत देर बाद ईमू पर कॉल मिला। वो बोली, आदान तुम बांग्लादेश आ गए? मैं बोला हाँ, लेकिन तुम्हारे फ्लैट पर तो ताला है, तुम कहाँ हो? वो बोली, मैं गांव आ गई हूँ। मैंने पूछा, मेरे बच्चे को कहाँ दफनाया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोली, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैं हैरान होकर बोला, क्यों? बच्चा मेरा भी है, मैं बाप हूं, हक से कब्र देखना चाहता हूं। लेकिन उसने साफ कह दिया, नहीं, तुम बाप होकर कुछ नहीं कह सकते। बच्चा मैंने पेट में रखा, मैंने बड़ा किया, इसलिए बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम कब्र नहीं देख सकते। ये बातें मुझे बेहद तनाव में डाल गईं। क्यों मुझे कब्र देखने नहीं दे रही? जरूर यहां कोई रहस्य है। रात किसी तरह काटी, यहां तक कि दरबान से भी पूछा कहां दफनाया गया, वो भी कुछ नहीं जानता था। अगले दिन सुबह मैं मस्जिद के इमाम मुआजिन के पास गया। मैंने कहा, मेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी गई थी, बताइए इसे कहां दफन किया गया? वे हैरानी से बोले, यहां तो कोई बच्चा नहीं मरा है, ना ही कोई दफन हुआ है। मैं हैरान होकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से वीडियो कॉल में देखा था कि मेरा बच्चा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। लेकिन उन्होंने बार बार कहा, नहीं, यहां कोई बच्चा दफन नहीं हुआ। तब मैंने फिर से दरवाजे वाले यानी दारोगान को पकड़ा। मैंने दारोगान से कहा, मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा, सारे फुटेज निकल चुके हैं, सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि तूने मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाला। साथ में कुछ अजनबी लोग भी थे, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन तुझे अच्छी तरह जानता हूं। तू खुद भी फुटेज में दिखाई दे रहा है। अब तुरंत बता, मेरे बच्चे की लाश कहां ले गया? शुरुआत में डर से कांपते हुए दारोगान बोला, साहब, मैडम बच्चे को लेकर गांव चली गई हैं। मैंने पूछा, तो उसने कहां दफन किया? गांव का पता दो। वो तब भी पता बताना नहीं चाहता था। मैंने पुलिस में देने का डर दिखाया, तब जाके उसने गुपचुप गांव का पता बता दिया। लेकिन जाने से पहले मैंने अपने सिलेटी भाभी को फोन किया। उन्होंने चेतावनी दी, सावधान, गांव मत जाना, वहां के लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर तुम गए तो मार देंगे। मैं पूरा दिन अटकलों में रहा, पुलिस को जाऊं या नहीं, कानूनी सहारा लेना सही होगा या नहीं, कुछ समझ नहीं आया। सबसे बड़ा डर था, मेरे बच्चे का कब्र कहां है ये मुझे नहीं पता। आखिरकार मैंने फिर से दारोगान को पकड़ लिया और कहा, तुम सब जानते हो, मैं तुम्हें 2 लाख टाका दूंगा, बस मुझे रात में कब्र दिखा दो। लालच में दारोगान राजी हो गया। पैसे अभी नहीं दिए, सिर्फ वादा किया। रात के अंधेरे में उसने मुझे कब्र स्थल पर ले गया। ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा असल में नहीं मरा, क्योंकि जब मैं बांग्लादेश लौटता था, वो मुझे गले लगाता, माथे पर चूमता, मेरे सीने पर लेट कर सोता। मन कुछ भी मानना नहीं चाहता था। मैंने दारोगान से कब्र खोदने को कहा, वो राजी नहीं हुआ। अंत में मैंने खुद खोदना शुरू किया। हाथ में छाले पड़ गए, उंगलियां टूटती महसूस हो रही थी। कोई कुदाल नहीं थी, बांस से जितना हो सका खोदा। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार लाश निकाली। मेरा बच्चा पूरी तरह सड़ चुका था। आश्चर्य की बात यह थी कि कोई बदबू नहीं आई, शायद मैंने नाक दबा रखी थी। मैंने लाश को गाड़ी में रखकर सीधे अस्पताल ले गया। वहां पहुंचते ही पुलिस आ गई, मुझे गिरफ्तार करना चाहा। मैंने कहा, मेरे बच्चे की हत्या हुई है, कृपया डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम करें। अस्पताल के अधिकारी ने जांच की। रिपोर्ट में देखा गया, मेरे बच्चे की हत्या घुटने से की गई थी। शरीर पर कोई अन्य चोट के निशान नहीं मिले। मैंने तुरंत अपनी पत्नी के नाम मुकदमा दर्ज किया, उसके दिए दस्तावेज और घर का पता जमा किया, लेकिन गांव जाकर भी उसे नहीं पाया, वो कहीं नहीं थी। ये खबर तुरंत अमेरिका में मेरे पिता और बड़े भाई को मिल गई। वे तुरंत बांग्लादेश आए। उन्होंने मुझे कहा, यहाँ रहोगे तो खतरे में पड़ोगे, बांग्लादेश बहुत ही खतरनाक है। मैं रहना चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे अमेरिका ले गए। अंततः वहां ही मैंने हजूर को बुलाकर मिलाद कराया और एक कार्यक्रम आयोजित किया। फिर अपने बच्चे को उचित रूप से दफन किया। बच्चे को दफन करने के बाद मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। इलाके के लोगों को बुलाकर भोजन कराया। शहर से भी लोग लाकर यह आयोजन पूरा किया। अमेरिका लौटते ही मेरी पत्नी रोते हुए फोन करने लगी। तब पता चला, जब मैंने मुकदमे की खबर दी, वो सीमा पार कर भारत चली गई। फोन पर रोते हुए बोली, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, वो निमोनिया से पीड़ित था, बीमारी के कारण ही मरा। तुम्हारे बच्चे के प्रति मेरा प्यार भी था, कम से कम तुम्हारे जैसा ही। मुझे गलत तरीके से दोष मत दो, मुकदमा हटा दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा,
एक शर्त पर मैं मुकदमा हटाऊंगा। तुम मेरी जमीन मुझे वापस दोगी, मैं बच्चे के नाम वहां एक अनाथालय बनाऊंगा। वो राजी हो गई और कहा, तुम देश लौटो, मैं जमीन दे दूंगी, मुकदमा भी हटा दो। लेकिन अमेरिका में मेरे पिता, भाई और सिलेटी भाभी ने सभी ने चेतावनी दी, वे भरोसेमंद नहीं हैं, अगर देश जाओ तो तुम्हें मार भी सकते हैं, उनके साथ संबंध खराब हैं, खतरे में पड़ोगे। इस बीच पत्नी के कॉल आते रहे, पहले रोती फिर धमकी देने लगी। मुझे ब्लैकमेल भी किया क्योंकि कुछ दस्तावेज उसके पास थे। आखिरकार मैंने सोचा और झंझट बढ़ाकर कोई फायदा नहीं, शायद एक दिन अपने बच्चे की कब्र देखने बांग्लादेश लौटूंगा, लेकिन अभी जाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए मजबूरन अमेरिका से ही मुकदमा हटा लिया। लेकिन शर्त के अनुसार उसने जमीन लौटाई नहीं, बल्कि वो किसी और को बेच दी। मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी हार नहीं मानी। अपने बच्चे के प्रति प्यार से सशवरबाड़ी के पास एक और जमीन खरीदी। वहां मैंने अपने बच्चे के नाम पर एक अनाथालय स्थापित किया, आरिफुल इस्लाम हिफ्जो अनाथालय। आज भी हर महीने अपने खर्च से उस अनाथालय के बच्चों की पढ़ाई और खाने का प्रबंध करता हूँ। लगभग 50 बच्चे वहाँ हिफ्ज और सामान्य शिक्षा ले रहे हैं। इसके बाद मैं फिर से शादी नहीं किया, अभी भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। कभी सुनता हूँ बांग्लादेश में, कभी विदेश में। आज वो कहाँ है पता नहीं। अपने बच्चे की मौत को लेकर भी शंका बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा घुटने से मृत्यु, लेकिन सच में क्या वो बीमारी से मरा था या किसी ने हत्या की, आज भी मुझे पता नहीं। कई लोग कहते हैं माँ से भी चाची का स्नेह ज़्यादा हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को नहीं मारती। मैं भी मानता हूँ बच्चे को पालन पोषण करने वाली माँ जानबूझकर हत्या नहीं करेगी, शायद भाग्य ने ही उसे छीन लिया। अंत में मैं यही कहूँगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मेरे बच्चे ने दुनिया से क्यों विदाई ली। मैं सिर्फ दुआ करता हूँ अल्लाह उसे जन्नत में सर्वोत्तम स्थान दें। अगर आप समय निकाल सकें तो एक दिन मेरे बच्चे के नाम पर स्थापित अनाथालय में जाकर उन बच्चों को देख सकते हैं।